नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अध्यापक मनोज बेनीवाल। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल इंदा छोई फतेहाबाद से। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के भूगोल विषय की पुस्तक का अध्याय नंबर 4, जिसका नाम है वायु, का अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वायु यानी हवा हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत आवश्यक है। बच्चों, यह हवा हमारे चारों तरफ विद्यमान रहती है और एक निश्चित ऊंचाई तक यह वायु पृथ्वी को घेरे हुए है, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें महत्वपूर्ण हैं और कौन सी गैस कितने प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है का अध्ययन करने वाले हैं। इसके साथ ही हम वायुदाब, पवने, जलवायु आदि का भी अध्ययन करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अब हम वायुमंडल के संगठन के बारे में जानेंगे। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी दो गैसें हैं जिनसे वायुमंडल का बड़ा भाग बना है। बच्चों, वायुमंडल नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन इन गैसों से भी बना हुआ है। गैसों के अलावा धूल के छोटे छोटे कण भी हवा में मौजूद होते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे कि इन गैसों का कितना प्रतिशत हिस्सा वायुमंडल में विद्यमान है। तो प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो है नाइट्रोजन का, यानी नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% है। यानी वायुमंडल का एक बहुत बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन से बना हुआ है। इसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन 21% हमारे वायुमंडल का भाग घेरे हुए है। इसके बाद जो गैस आती है जिसका नंबर आता है वो है ऑर्गन। ऑर्गन तीसरे नंबर पर है और यह मात्र 0.93% हिस्सा वायुमंडल का घेरे हुए है। एक और महत्वपूर्ण गैस है जो है कार्बन डाइऑक्साइड, और यह गैस वायुमंडल का 0.03% हिस्सा घेरे हुए है। तो प्यारे बच्चों, ये है कुछ मुख्य गैसें। इसके अलावा अन्य सभी जो गैसें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हीलियम, ऑर्गन, हाइड्रोजन, ओजोन, ये सारी गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, यानी बहुत कम हिस्सा इनका 0.04%, जिनमें जल वाष्प भी शामिल होते हैं, हमारे वायुमंडल में विद्यमान हैं। बच्चों, अब हम जान लेते हैं कि ये गैसें जो हैं वो किस काम आती हैं, इनका महत्व क्या है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में यानी लगभग 78% विद्यमान है हमारे वायुमंडल में। नाइट्रोजन जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी चली जाती है और फिर हम उसे बाहर निकाल देते हैं। लेकिन पौधों के जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते। इनकी जड़ों में जो जीवाणु होते हैं वो वायुमंडल या जो हम खाद डालते हैं उस खाद से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं और फिर इनका स्वरूप बदल देते हैं। इस गैस का स्वरूप बदलकर इस तरह से इसको कर देते हैं ताकि पौधे इसका उपयोग कर सके। बच्चों, इसके बाद एक और महत्वपूर्ण गैस है जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम धरती पर जिंदा नहीं रह सकते। यह वायुमंडल का लगभग 21% हिस्सा घेरे हुए है। ऑक्सीजन के उपयोगों की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन मनुष्य और पशु वायु से ऑक्सीजन प्राप्त करके सांस लेते हैं।
इसके अलावा हरे पादप यानी जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार वायु में ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो यह संतुलन बिगड़ जाता है। ऑक्सीजन के उपयोगों की अगर हम बात करें तो आग जलाने में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। बिना ऑक्सीजन के आग हम नहीं जला सकते। इसके अलावा हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है, यानी हम ऑक्सीजन के कारण ही इस धरती पर जिंदा रह पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। इस प्रकार पौधे जो हैं वो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज आदि ईंधनों के जलाने से गड़बड़ा जाता है। वे वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी करते हैं। इसके फलस्वरूप क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है। क्या आप जानते हैं कि जब वायु गर्म होती है तो यह हल्की हो जाती है और फिर ऊपर उठती है। ठंडी वायु सघन और भारी होती है, इसमें नीचे रहने की प्रवृत्ति होती है। गर्म वायु के ऊपर उठने पर आसपास के क्षेत्रों से ठंडी वायु रिक्त स्थान को भरने के लिए वहां आ जाती है और इस तरह से वायु चक्र चलता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं एक और समस्या की। जब हम वायुमंडल में अपने क्रियाकलापों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों की मात्रा बढ़ा देते हैं तो सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिलती है, सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्योंकि हमने मानवीय क्रियाकलापों से ज़्यादा कर दी, तो फिर क्या होता है, यह ऊर्जा वापस परावर्तित होकर अंतरिक्ष में नहीं जा पाती और यहीं पर रह जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी ज़्यादा गर्म होने लगती हैं और ज़्यादा गर्म होने के कारण यहाँ के ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं और पानी की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे समुद्र का जो सतह है वो ऊपर उठ जाता है और इससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि पूरी पृथ्वी का गर्म होना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पर मानवीय क्रियाकलापों के कारण जो धुआं छोड़ा गया है, बहुत सारी गैसें हमने वायुमंडल में मिला दी और जिसके कारण क्या हुआ, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वायुमंडल की संरचना कैसी है। वायुमंडल की संरचना से मतलब है कि यह जो चादर जो पृथ्वी को घेरे हुए है, हवा की एक चादर है और यह अनेक गैसों का मिश्रण है। यह हमने अभी तक पढ़ा है। इसके बाद हम देख लेते हैं कि इसकी परतें कैसी है। परतों का मतलब है कि वायुमंडल में कुछ गैसें ऐसी हैं जो नीचे के हिस्से में रहती हैं और कुछ गैसें उससे ऊपर रहती हैं और कुछ गैसें ऐसी हैं जो हल्की होने के कारण सबसे ऊपर रहती हैं। प्यारे बच्चों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु की एक घनी चादर होती है और जिसका नाम है वायुमंडल। अब हम जान लेते हैं कि ये वायुमंडल किस तरह से पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है और इसकी संरचना कैसी है। बच्चों, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर, ये मान लीजिए पृथ्वी है तो इस तरह से परतों में फैला हुआ है। इसके चारों ओर परतों में ये फैला हुआ है। बच्चों, इन परतों के नाम क्या हैं और ये कैसे, इन परतों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले इन परतों के नाम हैं, सबसे पहली जो परत है वो है
क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी की सबसे महत्वपूर्ण परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई होती है लगभग 13 किलोमीटर। इस परत की ऊंचाई है लगभग 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर। इसके बाद हम जान लेते हैं दूसरी परत के बारे में, समताप मंडल। यह पृथ्वी की दूसरी परत है और यह लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। यानी अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएं अंतरिक्ष में तो 50 किलोमीटर तक, 13 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक ये परत आपको मिलेगी और जिसका नाम है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल एक ऐसी परत है जिसकी ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर तक है। 80 किलोमीटर तक, यानी अगर हम 80 किलोमीटर तक ऊपर जाएंगे तो यह परत आपको मिलेगी जिसका नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक विस्तृत है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाह्य वायुमंडल की। ये एक ऐसी परत है जिसमें ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और आयन मंडल इस परत का एक हिस्सा होता है। आयन मंडल यानी आयन मंडल इस परत का एक हिस्सा होता है और यह फैली हुई है 400 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे तो हमें यह परत मिलेगी और जिसका नाम है बाह्य वायुमंडल। इसके बाद एक और परत है जिसका नाम है बहिर्मंडल। यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है और इसके बाद अगर हम इसको पार कर जाते हैं तो इसके बाद हमें कोई वायु वहाँ पर नहीं मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा वायुमंडल और उसकी संरचना के माध्यम से पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। बच्चों, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, सबसे पहली परत हमारी होती है क्षोभ मंडल। यहाँ पर आपने देखा क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आता है हमारा बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। ये कुछ परतें हैं और बच्चों अब जान लेते हैं इन परतों के महत्व के बारे में। प्यारे बच्चों, इन परतों के महत्व के बारे में जानने का मतलब ये है कि ये परतें हमारे किस तरह से काम आती है, यानी मनुष्य ने इन परतों का उपयोग अपने सुविधा के हिसाब से कैसे किया है। प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो परत है वो होती है क्षोभ मंडल, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में क्या होता है, क्या क्या घटनाएं होती हैं, यह देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, मानव के जितने भी क्रियाकलाप हैं लगभग वो सारे इसी में होते हैं। मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं हैं वो सारी इसी सीमा में होती हैं, यानी पृथ्वी के नज़दीक वाले हिस्से में लगभग 13 किलोमीटर के अंदर होती हैं। इसमें वर्षा होना, कुहरा, ओलावर्षण यानी बादल संबंधी या मौसम संबंधी जितनी भी गतिविधियां होती हैं वो सारी क्षोभ सीमा में होती हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर का हिस्सा है। क्षोभ मंडल के ऊपर वाले हिस्से में आता है स्ट्रेटोस्फियर, इंग्लिश में कहते हैं इसको, और हिंदी में इसको कहा जाता है समताप मंडल। यह लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और इसमें मौसम और बादलों वाली घटनाएं नहीं होती, इसलिए एक आदर्श स्थिति उत्पन्न हो जाती है वायुयानों के उड़ने की। तो वायुयान इस परत में उड़ते हैं और इस परत का एक महत्वपूर्ण लक्षण ये है कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण गैस मिलती है जिसका नाम है ओजोन परत। आपने नाम सुना होगा ओजोन परत, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ओजोन स्ट्रेटोस्फियर यानी समताप मंडल में ही पाई जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य मंडल की। ये वायुमंडल की तीसरी परत है और इसको मेसोस्फीयर कहते हैं इंग्लिश में। तो मध्य मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? इसमें उल्का पिंड जो गिरते हैं, आपने देखे होंगे उल्का पिंड गिरते हैं, वो इस परत में आपको दिखाई देते हैं। इसको कहते हैं मध्य मंडल। तो
यहाँ पर जब वो प्रवेश करते हैं उल्कापिंड तो जल जाते हैं और जलने के कारण हमें दिखाई देते हैं मध्यमंडल में। और यह परत लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। उसके बाद जो थर्मोस्फीयर इंग्लिश में जिस परत को कहा जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं बाह्य वायुमंडल, ये 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैटेलाइट्स, रॉकेट्स वगैरह यानी रेडियो संचार कम्युनिकेशन के जो उपकरण हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, वो इस परत में आपको मिलेंगे। और रेडियो तरंगें इस परत के द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। तो इस परत का महत्व यह है कि रेडियो संचार संबंधी गतिविधियां इस परत में होती हैं। इसके बाद बहिर्मंडल। बहिर्मंडल जो है वो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। सबसे ऊपरी परत में इसमें हाइड्रोजन और हीलियम हल्की होने के कारण ये गैसें पाई जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारे वायुमंडल की संरचना। बच्चों, अब हम जिक्र कर लेते हैं ओजोन लेयर का। बच्चों, आपने अखबारों में या टीवी में देखा होगा कि पिछले कुछ समय में ओजोन का बहुत ह्रास हुआ है। ओजोन के जो परत है जो हमें बचाती है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, लेकिन इसमें हमारा जो अंटार्कटिका है उसके ऊपर एक छेद हो गया था। और ये छेद होने का कारण क्या होता है कि जैसे हम एसी, फ्रिज और इस तरह से CFL वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ये जो यूज़ करते हैं, इनके कारण क्या होता है कि ओजोन परत का ह्रास हो जाता है और उसमें छेद हो जाता है और यह सूर्य से आने वाली किरणों को नहीं रोक पाती। इस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे विकार उत्पन्न होते हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैल सकती हैं। तो प्यारे बच्चों, ओजोन एक महत्वपूर्ण परत है और यह समताप मंडल में स्थित होती हैं। इस परत का ये महत्व है कि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमें बचाती है। मौसम और जलवायु के बारे में। बच्चों, क्या आज वर्षा होगी? क्या आज दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो इसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे और दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की भी योजना बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु बताता है। क्या अब आप समझ गए कि हम मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? बच्चों, इसके बाद हम जान लेते हैं कि तापमान क्या होता है। तापमान, आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। यह दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो प्यारे बच्चों, तापमान के बारे में आपने समझ गए होंगे कि तापमान का मतलब है ठंडा या गर्म। इन दो चित्रों से आपको समझ में आता होगा कि ये कौन से मौसम होंगे। ये मौसम है सर्दी का मौसम और ये मौसम कौन सा मौसम है? गर्मी का मौसम। तो तापमान, हम जिस तापमान का अनुभव करते हैं प्रतिदिन, वो वायुमंडल का तापमान होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि वायु में मौजूद ताप और शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसके बाद एक और मौसम संबंधी घटना है, उसका जिक्र करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि तापमान की मानक इकाई क्या है। बच्चों, तापमान को मापने की मानक इकाई है डिग्री सेल्सियस। इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था और सेल्सियस पैमाने पर जल
0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। यहाँ पर आपने देखा होगा कोरोना काल में इस मशीन का बहुत उपयोग किया गया। ये आधुनिक मशीन है और ये है थर्मामीटर। तापमान को मापने की मशीन को थर्मामीटर कहा जाता है। बच्चों अब बात कर लेते हैं आतपन की। आतपन होता है इंसोलेशन, इंग्लिश में इसको कहा जाता है, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसको पृथ्वी रोक लेती है। यहाँ पर ये देखिए सूर्य की किरणें और पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, वायुमंडल के कारण पूरी की पूरी ऊर्जा वापस प्रावर्तित नहीं हो पाती। इस वजह से कुछ ऊर्जा पृथ्वी पर रुक जाती है और आतपन कहलाती है। प्यारे बच्चों, आतपन सूर्य तप की मात्रा है और यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने से घटती है। इसका प्रमुख कारण यह है कि भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और ध्रुवों की ओर ये किरणें टेढ़ी पड़ती हैं, यानी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण वहाँ पर सूर्य का तप कम पहुँच पाता है। इसका उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि गाड़ी जब खड़ी कर देते हैं हम, कार शीशे बंद करके अगर उसकी खड़ी कर दें तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। बच्चों अब हम जानेंगे वायुदाब के बारे में। वायुदाब क्या होता है? तो बच्चों, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है तो उसमें थोड़ा बहुत भार उत्पन्न हो जाता है, यानी वायु स्थान भी घेरती है और उसमें भार भी होता है। तो अभी हमने देखा कि वायुमंडल में वायु होती है जो हमें यहाँ जीवित रहने के काबिल बनाती है। सिर्फ इसीलिए नहीं कि उसमें ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन नहीं, उसमें भार भी होता है और वो हमारे ऊपर दबाव भी रखता है। तो इस वजह से हम यहाँ पर जिंदा रह पाते हैं। वायुदाब के कई उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा ज़्यादा वायुदाब बनाती है और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उड़ जाती है और कम वायुदाब बनाती है। एक बात और है कि जितना हम समुद्र के नज़दीक जाएंगे, प्रेशर जो है, वायुदाब जो है वो अधिक होगा और समुद्र के स्तर से, समुद्र के लेवल से जितना ऊपर जाएंगे, वायुदाब उतना ही कम होता जाएगा। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि चांद पर वायु नहीं है, अतएव वहाँ वायुदाब भी नहीं है। अंतरिक्ष यात्री जब चांद पर जाते हैं तो वे विशेष रूप से सुरक्षित हवा से भरी हुई अंतरिक्ष पोशाक पहनते हैं। यदि वे इस अंतरिक्ष पोशाक को ना पहने तो अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा विपरीत बल, अंतरिक्ष यात्रियों का जो शरीर है वो विपरीत बल लगाएगा और उनकी रक्त शिराएं, यानी जो हमारी नाड़ियां हैं, वेन्स हैं, वो फट जाएंगी। इससे अंतरिक्ष यात्री रक्त स्रावित हो सकते हैं। रक्त स्रावित होने का ये मतलब ये है कि उनका खून बह सकता है और उनकी मृत्यु हो सकती है। अभी आपने जान लिया होगा कि वायु दाब पृथ्वी पर हमें जिंदा रखता है। एक बात और है कि वायु दाब सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। बच्चों, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। इससे उत्पन्न होती है पवन। जब हवा चलती है तो उसका मतलब यही है कि अगर हवा, बच्चों अभी हमने जाना कि वायु उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु चलने को ही पवन कहा जाता है। अब पवनों का क्या महत्व है ये जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहला प्रकार है स्थायी पवनें। व्यापारिक, पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें स्थायी पवनें हैं। ये वर्ष भर निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। बच्चों, स्थायी पवनों का मतलब है कि ये
एक निश्चित समय में एक निश्चित भाग पर चलती है और स्थायी होती हैं। दूसरा प्रकार जो है पवनों का वो है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें, इनकी दिशा निश्चित नहीं होती, तो ये अलग अलग ऋतुओं में इनकी दिशा बदलती रहती हैं। और उसके बाद है स्थानीय पवनें। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर। क्या आपको उत्तर भारत में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद हैं? इसे लू कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, स्थानीय पवनें किसी एक छोटे क्षेत्र में चलती हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं संसार के कुछ जो वायु राशियां हैं उनके बारे में। प्यारे बच्चों, आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में पता होगा। ये 0 डिग्री अक्षांश है, यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए गर्मी भी अधिक होती हैं। और क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बच्चों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इससे क्या होता है, एक बल लगता है जिसके कारण पवनें जो हैं, पवनों की स्थिति भी, ये देखिए यहाँ पर मकर रेखा से इस साइड की ओर ये घूम जाती हैं, यहाँ पर देखिए, और दूसरी साइड से इसकी विपरीत दिशा में घूम जाती हैं। इन्हें कहा जाता है उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। और जो दक्षिणी ध्रुव की ओर से यानी दक्षिणी गोलार्ध में होती हैं उन्हें कहा जाता है दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें। ये दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें और ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं। उसके बाद उप उष्ण उच्च दाब हॉर्स अक्षांश इनको कहा जाता है। यहाँ पर ये 30 डिग्री और 35 डिग्री दोनों साइड में, इधर भी उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी, दोनों साइड में ये पवनें चलती हैं। और यहाँ पवनें जो चलती हैं उन्हें कहा जाता है सनातन पछुआ पवनें। सनातन पछुआ पवनें। और इधर भी इसी तरह की हवाएं चलती है, उत्तरी गोलार्ध में भी, इन्हें कहा जाता है सनातन पछुआ पवनें, दोनों साइड में। फिर उसके बाद 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के ऊपर अधोध्रुवीय निम्न दाब बनता है, जिसके कारण से ध्रुवों की ओर से, ये देखिए यहाँ पर ध्रुवों की ओर से यहाँ पवनें चलेंगी और उत्तरी ध्रुव की ओर से यहाँ पवनें चलेंगी। इन्हें कहा जाता है ध्रुवीय पूर्वी पवनें। तो बच्चों, ये है संसार की कुछ वायु राशियाँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं चक्रवातों की। चक्रवात क्या होते हैं? बच्चों, चक्रवात ऐसी पवनें हैं या इस तरह की पवनें हैं जो अपने साथ पानी की मात्रा भी लेकर आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में ये चक्रवात का दृश्य है। भारत में भी हमारे जो पूर्वी समुद्र तट है उनमें काफ़ी मात्रा में चक्रवात आते रहते हैं। 17-18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा यानी उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के किनारे पर स्थित है, आपको पता है, वहाँ पर चक्रवात आया था जिसमें काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी। प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे आर्द्रता की। आर्द्रता क्या होती है? हवा में मौजूद जल वाष्प, हवा में मौजूद जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। बच्चों, जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों के से वाष्पित हो जाता है तो यह जल वाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। आर्द्रता का एक उदाहरण देख लेते हैं कि आपने देखा होगा कि गर्मियों में कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि हवा में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। इसके विपरीत बारिश के मौसम में कपड़े बहुत जल्दी नहीं सूख पाते, काफ़ी समय लग जाता है। इसकी वजह यही है कि हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो प्यारे बच्चों, ये थी आर्द्रता। आर्द्रता के कारण क्या होता है कि वर्षा होती है, क्योंकि संघनन की प्रक्रिया के पश्चात बादलों से पानी का गिरना ही बारिश कहलाती है। और
इससे क्या होता है, जल वाष्प जब ऊपर उठते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने के बाद जो गर्म हवा है, यानी गर्म जो जल वाष्प हैं, जो भाप बन गए थे, ठंडे होने के बाद वो फिर से पानी बन जाते हैं और बारिश होने लगती है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ज़्यादातर भौमजल वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है और निचले इलाकों में बाढ़ का कारण भी बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। यह है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। अब हम इन वर्षाओं के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। संवहनीय वर्षा होती है कि जब जलवाष्प जो हैं वो भाप बनकर ऊपर चले जाते हैं, और क्योंकि ऊपर जाने पर तापमान में कमी आ जाती है और वो ठंडे हो जाते हैं। ठंडे होने पर वो बादल बनते हैं, यानी फिर से द्रवीय रूप धारण कर लेते हैं और फिर से ज़मीन पर गिर जाते हैं। इस प्रकार की वर्षा को कहा जाता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा के बाद हम बात करेंगे पर्वतीय वर्षा। समुद्र से जो हवा बहती है और अपने साथ बहुत मात्रा में पानी लेकर के आती है, जब वो यहाँ पर ये देखिए, हवा में जलवाष्प की मात्रा बहुत ज़्यादा है और पहाड़ी के साथ साथ ये हवा ऊपर उठ गई है। ऊपर उठने पर तापमान में कमी आई और बादल जो बने थे भाप के, उनमें से जो पानी जलवाष्प थे वो एक बार फिर से द्रव अवस्था में बन गए हैं और वो नीचे गिरने लगे हैं। इसे कहा जाता है पर्वतीय वर्षा। प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं चक्रवातीय वर्षा की। भारत के जो पूर्वी राज्य हैं, या ये कहिए कि दक्षिण पूर्वी राज्य, जिस प्रकार से उड़ीसा, आंध्रा, इन राज्यों में क्या होता है, चक्रवातीय वर्षा बहुत मात्रा में होती है। इसका एक कारण होता है। इसका कारण ये है कि जब ठंडी हवा और गर्म हवाएं आपस में मिलती हैं, तो गर्म हवा में जो जलवाष्प होते हैं वो संघनित होकर द्रवीय रूप धारण कर लेते हैं और बारिश होती है। इसे कहा जाता है चक्रवातीय वर्षा। क्या आप जानते हैं कि वर्षण के दूसरे रूप हैं हिम, सहिम वृष्टि तथा ओलावृष्टि। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका लेसन वायु। अब आप समझ गए होंगे कि वायु का हमारे जीवन में क्या महत्व है।